एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मेंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज 22 के बारे में। सीरीज 21 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी सीरीज में आज हम कुछ प्रश्नों को और डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आधारभूत ढांचे की अवधारणा को समझाइए। जो बेसिक स्ट्रक्चर है भारतीय संविधान का, उसके बारे में समझाना है। तो इसकी अवधारणा को थोड़ा वो समझाएंगे हम, प्लस में आधारभूत ढांचे में होता क्या है और कुछ बात जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये 100 वर्ड्स में प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी 10 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय संविधान में आधारभूत ढांचे की अवधारणा को समझाइए। उत्तर कैसे लिखेंगे देखते हैं। संविधान के आधारभूत ढांचे की अवधारणा का आशय है, कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं संविधान का मूल स्वरूप या भावना निर्मित करते हैं। आधारभूत ढांचे से क्या आशय है कि संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसमें संवैधानिक व्यवस्थाएं जितनी भी दी गई हैं वो सब संविधान का मूल है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर है जो उसकी भावना को निर्मित करते हैं। यानी उसकी भावना का एक पार्ट हो गया। संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूल संरचना थी, उसी को हम क्या बोलेंगे, आधारभूत ढांचा। जब संविधान बना था तो उसी टाइम जब कुछ संरचनाएं जो है वो शामिल की गई थी तो उनको हम मूल स्वरूप या मूल भावना बोलते हैं। अब इसमें कुछ विवाद है जो आधारभूत ढांचे की अवधारणा को प्रॉपर्ली समझाते हैं और समय समय पर अनेक विवाद भी उठे और उन्हीं में जो है पर्टिकुलरली बताया गया कि संविधान का आधारभूत ढांचा है क्या और उसमें किस तरह से परिवर्तन हो सकता है, किस तरह से परिवर्तन नहीं हो सकता। तो पहला वाद जो है वो है केशवानंद भारती वाद। 1973 24 अप्रैल 1973 का है। प्री के लिए भी ये तथ्य इंपॉर्टेंट है। तो केशवानंद भारती वाद 24 अप्रैल 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यानी पहली बार जब भारतीय संविधान में आधारभूत ढांचा जो है उसको प्रॉपर्ली समझाया गया केशवानंद भारती में। उसमें बताया गया कि बेसिकली आधारभूत ढांचा है क्या और कौन कौन से कब संशोधन हो सकता है, कौन कौन से में नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको प्रतिपादन किया, आधारभूत ढांचे को। उसी के बाद अनेक वाद आए और इसमें क्या क्या बताया गया, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्रात्मक संसदीय प्रणाली, शक्तियों का पृथक्करण, संघात्मक शासन व्यवस्था, विधि का शासन, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, न्यायिक स्वतंत्रता आदि विषय आधारभूत ढांचे में सम्मिलित है। अब उसमें केशवानंद भारती में क्या बताया गया कि आधारभूत ढांचा है क्या। सब पूछने लगे कि आधारभूत ढांचे में तो समझिए कि आधारभूत ढांचा है, लेकिन उसमें क्या क्या चीजें समाहित है उसी के बारे में बताया गया केशवानंद भारती में। संविधान की सर्वोच्चता की कोई भी विधि सबसे ऊंची नहीं होकर संविधान क्या है, सबसे ऊंचा है। ठीक है, कोई भी जहाँ पर कहीं भी वाद उत्पन्न होता है या कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन उत्पन्न होती है तो संविधान को सर्वोच्च मानते हुए उसका सोल्यूशन किया जाएगा। इसके अलावा लोकतंत्रात्मक संसदीय प्रणाली हो गई, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ये तीनों का शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया। संघात्मक शासन व्यवस्था जो फेडरल गवर्नमेंट है वो हो गई, विधि का शासन, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली होगी, व्यक्ति की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट होगी, मौलिक अधिकार भी इसमें शामिल किए गए, न्यायिक स्वतंत्रता आदि विषय और भी इसमें विषय समाहित है। ये सभी आधारभूत ढांचे में सम्मिलित है। ये मेन जो है वो उनके बारे में बताया गया है, और भी है वैसे तो। उसके बाद दूसरा वाद आया, मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 में आया तथा SR बॉम्बई केस 1994 में। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के आधारभूत ढांचे का निर्धारण किसी वाद में किसी तत्व को तथ्य के आधार पर किया जाएगा। अब उन्होंने कहा कि संविधान का आधारभूत ढांचा जो है, अगर समय समय पर फिर भी सिचुएशन अराइज होती है तो संविधान के आधारभूत ढांचे का निर्धारण किसी वाद में क्या होगा, किसी तत्व को तथ्यों के आधार पर, तथ्य देखे जाएंगे कि क्या क्या तथ्य अवेलेबल है, उसके आधार पर किया जाएगा कि ये आधारभूत ढांचा है या आधारभूत ढांचा नहीं है, उसी के आधार पर किया जाएगा। ये मिनर्वा मिल्स में और SR बॉम्बई में बोला गया। तो अब निष्कर्ष में हम बोले अतः आधारभूत ढांचे के सिद्धांत द्वारा संविधान के निरंतर और असीमित संशोधन पर एक स्वाभाविक प्रतिबंध आरोपित करता है। आर्टिकल 368 जो है वो संविधान संशोधन की बात कहता है। संविधान संशोधन भी जो है वो दो तरीके से होता है, तो उसकी प्रक्रिया के बारे में कंप्लीट रूप से उसमें बताया गया है। संविधान संशोधन में जो संविधान में निरंतर और असीमित संशोधन है उसको रोकने के लिए आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया गया। साथ में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में स्वाभाविक रूप से एक प्रतिबंध भी आरोपित किया गया कि जब चाहे हम संशोधन नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर प्रक्रिया होगी उसके थ्रू ही हम संविधान संशोधन करते हैं, जिसमें भी जो अगर संविधान के आधारभूत ढांचे संबंधी संशोधन होगा उसमें राज्यों की सहमति और विधानसभाओं की सहमति प्लस में दोनों सदनों की सहमति अनिवार्य होगी, जब जाके संविधान संशोधन माना जाएगा। ये न्यायिक पुनरावलोकन का ठोस आधार निर्मित करता है, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन
आधारभूत ढांचा जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन का ठोस आधार भी निर्मित करता है। तो इस तरह से प्रश्न जो है हमने देखा, इसको फ्रेम करा आधारभूत ढांचे से रिलेटेड। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न, ये पहला प्रश्न तो था इंडियन पॉलिटी से पेपर थर्ड, जबकि अब जो प्रश्न आ रहा है वो पेपर फर्स्ट वर्ल्ड हिस्ट्री से आ रहा है। ये भी, इसका उत्तर भी हम 100 वर्ड्स में ही देंगे। आज हम दोनों ही प्रश्न जो है 100 वर्ड्स वाले डिस्कस करने वाले हैं। विश्व इतिहास पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? इटली में ही सर्वप्रथम पुनर्जागरण के कारण क्या रहे? तो अब हम बात करते हैं कि पुनर्जागरण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूछ रहा है तो इसको हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे। तो पुनर्जागरण तो अपने आप में अकेला भी आ सकता है 20 वर्ड्स में। और इटली में ही सर्वप्रथम पुनर्जागरण क्यों हुआ, और ये प्रश्न जो है इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण के कारण क्या है, 50 वर्ड्स में, यानी 5 नंबर में अकेला भी आ सकता है। इसके अलावा दोनों मिलाकर ये 100 वर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पुनर्जागरण को समझाएंगे कि पुनर्जागरण होता क्या है। तो पुनर्जागरण को हम समझाएंगे तो उत्तर को हम किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले हम पुनर्जागरण को समझाएंगे। तो पुनर्जागरण क्या है? पुनर्जागरण ये है कि 19वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक, या फिर हम माने लगभग माने 1350 से लेकर 1550 जो है इसका आधार, यानी 14 से लेकर 16वीं सदी के बीच तक हम मानते हैं वैसे तो बेसिकली। तो 17वीं शताब्दी तक यूरोप में सांस्कृतिक क्षेत्र में जो आश्चर्यजनक प्रगति हुई, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पुनर्जागरण। यानी हम, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि मध्यकालीन जो अर्धनिद्रा में सोई हुई सभ्यता थी उसको प्राचीन ग्रीको रोमन आदर्शों के आधार पर जागृत करने का कार्य किसने किया? पुनर्जागरण ने। और इसका प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ। उसके बाद मिलान, नेपल्स, वेनिस आदि शहरों में पुनर्जागरण हुए। और 14वीं से लेकर 16वीं सदी के बीच में साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों में जो गतिविधियां हुई उन्हीं से हम मानते हैं कि पुनर्जागरण कहीं ना कहीं हुआ है। ओके, अब आगे हम चलते हैं। इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण क्यों हुआ? इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण होने के कारण क्या है, ये भी पूछ सकता है। इटली में पुनर्जागरण क्यों, ये सब प्रश्न जो है बन सकते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये कारण तो हम बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे, उसके अलावा हम थोड़े से पॉइंट जान लेते हैं। 12वीं से लेकर 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था? मध्य यूरोप में व्यापार और औद्योगिक विकास का केंद्र केवल क्या था? इटली ही था। ठीक है, तो वाणिज्य व्यापार की गतिविधियां सबसे ज्यादा इटली में ही होती थी। तो इसी कारण से क्या हुआ, व्यापारिक समृद्धि का केंद्र जो है वो इटली बन गया, और उसी के कारण क्या हुआ, यहाँ पर पुनर्जागरण माना जाता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, इटली वाणिज्य व्यापार की दृष्टि से विकसित था। क्यों? क्योंकि मध्य यूरोप से व्यापार और औद्योगिक विकास का केंद्र जो है वो इटली बनता जा रहा था। तो वस्त्र उद्योग में फ्लोरेंस के जो लाल रंग के ऊनी वस्त्र थे, एशिया के जो रेशम वस्त्र थे, कालीन थे, ये वस्त्र सब इटली से होकर ही क्या है अन्य स्थानों पर जाती थी। मिलान हो गया, नेपल्स हो गया, फ्लोरेंस हो गया, वेनिस हो गए, ये सब नगर, बड़े बड़े नगर जो थे वो इटली में स्थापित हुए, जिससे क्या हुआ, साधन सुविधाएं, शहरी सुविधाएं भी यहीं अवेलेबल थी। तो व्यापारिक समृद्धि का केंद्र जो है इटली बनता गया। दूसरा हम बात करें इटली की भौगोलिक स्थिति। इटली की भौगोलिक स्थिति में क्या है, इटली का जो जहाँ इटली भूमध्य सागर के मध्य स्थित था, जो कि एक काफी समृद्ध स्तर था, व्यापारिक मार्ग का बड़ा केंद्र था और आसानी से व्यापार किया जा सकता था। इसलिए क्या हुआ कि इटली का जो है वहां पर पुनर्जागरण होने के चांसेस काफी हाई हो गए। इसके अलावा रोम ईसाई संस्कृति का प्रमुख केंद्र, रोम तो था ईसाई संस्कृति का प्रमुख केंद्र हो गया। और नेक्स्ट है, इटली की भौगोलिक स्थिति यूरोप के अन्य देशों से अलग थी। इटली की जो भौगोलिक स्थिति थी भूमध्य सागर के मध्य तो स्थित थी, साथ में ऐसी स्थिति की यूरोप के अन्य देशों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि सब जो है कनेक्टेड थे। व्यापारिक मार्ग की दृष्टि से इटली काफी ज्यादा समृद्ध था। इटली के रोम नगर का वैभव, क्योंकि इटली की ईसाई संस्कृति हुई, इसके अलावा रोम नगर जो था उसका फेमस भी हो गया। उसके अलावा कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, 1953 में तुर्कों का अधिकार, जिससे यूनानी विद्वान सर्वप्रथम इटली में जाकर ही बसे थे। ये भी हुआ कि विद्वानों का जब हुआ, यूनानी विद्वानों का प्रमुख केंद्र बन गया कुस्तुतुनिया, और तुर्की आधिपत्य के बाद में विद्वानों ने सबसे पहले इटली में शरण ले ली, जिसके कारण क्या हुआ, एक वैचारिक आंदोलन प्रारंभ हो गया इटली में। उसके अलावा मानवतावाद का उदय भी मानते हैं। रोमन संस्कृति की हम बात कर ही चुके हैं। प्राचीन आदर्शों की प्रेरणाएं लेकर जो है लोग, पेट्रो की कथाएं यहाँ पर इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मध्यम वर्ग का उदय जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल क्लास यहीं से निकला, मध्यम वर्ग जो है वहीं से निकला। धर्म युद्ध, तुर्की मुस्लिम वर्सेस ईसाइयों के मध्य युद्ध हो गया, जिसके 4 कारण रहे। पवित्र तीर्थस्थल जेरूशलम के अधिकार हेतु व्यापारी, राजा, सामंतों ने इटली में जगह ले ली। इटली के विश्वविद्यालय, गणित, विज्ञान, चिकित्सा आदि के अध्ययन, इटली के विश्वविद्यालयों में गणित का, विज्ञान का, चिकित्सा का आदि का अध्ययन भी किया जाता था। इसके अलावा विदेशी संस्कृतियों से संपर्क भी था। इटली में अनेक देशों के इटली में अनेक व्यापारी दूसरे देशों में जाकर जाते थे। इससे भिन्न भिन्न संस्कृतियों का क्या हुआ, मेल जोल मिला और मिलन हुआ।
नगर राज्यों का उदय हो गया, नगरीय जीवन का विकास हो गया। पॉप व ईसाई धर्म की गिरती हुई प्रतिष्ठा भी एक महत्वपूर्ण कारण है। कुछ पॉप ने क्या किया, रोमन में कलाकारों विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। तुर्क का कुस्तानिया अधिकार होने पर इटली की तरफ लोगों का रुझान हुआ, जिससे क्या हुआ, पोप और ईसाई धर्म की प्रतिष्ठा थोड़ी थोड़ी गिरने लगी। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा भी इटली में दी जाती थी, जिससे शिक्षा के स्वरूप में क्या हो गया, परिवर्तन शुरू हो गया। धर्म युद्धों के दौरान संपर्क भी स्थापित हुए, जिससे साहित्य दर्शन आदि का क्या हुआ, विकास हुआ। संत पीटर जो गिरजाघर था उसका निर्माण भी हुआ। इसके अलावा एक वेटिकन पुस्तकालय का निर्माण भी पोप निकोलस के द्वारा करवाया गया था। तो यही सब कारण जो है हम मानते हैं कि इटली में ही जो है प्रथम बार क्यों पुनर्जागरण हुआ, सर्वप्रथम पुनर्जागरण क्यों हुआ। आप इसको बुलेट पॉइंट्स में बना बनाकर काफ़ी अच्छा इस उत्तर को आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक बटन, शेयर बटन जरूर दबाइएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।